गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज हम हमारी क्लास में एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है आपकी 11th क्लास का ये, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अपना ग्रेविटेशन। क्या नाम है अपना? ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, बेसिक बातें हम इसके बारे में आज समझेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। तो गुरुत्वाकर्षण बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब अपन गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक का नाम आता है हमारे दिमाग में? न्यूटन। कि साहब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की बातों को बताया। अब कैसे बताया उसने, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और कैसे होता है? देखिए, यहीं से एक चीज भी आती है निकल के। जैसे कि अपन ने कहानी सुन रखी है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ किसका था? सेब का। पेड़ पे से सेब का फल गिरा, न्यूटन के सिर पे आके गिरा। अब न्यूटन ने सोचा कि भाई साहब, ये फल जो है नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और वहीं से उसके दिमाग में गुरुत्वाकर्षण की बातें आ गई। तो यहीं से अपन को सोचने की चीज़ें को भी देखना पड़ेगा कि न्यूटन ने कैसी सोची ये बातें। अगर मान लो इसकी जगह हम बैठे होते, हम क्या करते? फल गिर गया, अरे बहुत अच्छा हो गया, अपन फल खा लेते, गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं होती। तो वहां पर कौन बैठा था? न्यूटन। इसलिए किसकी खोज हो गई? गुरुत्वाकर्षण की हो गई। अब गुरुत्वाकर्षण है क्या? अब अपन को जानते हैं अपन कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। कि सर ये मार्कर है, ये नीचे गिर गया, और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ये तो गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन न्यूटन ने ये सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ये सेब ऊपर भी तो जा सकता था भाई, नीचे क्यों है? ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई कि ये नीचे गिरे? तो वहीं से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। तो क्या खोज हुई? तो देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे किसमें? यूनिवर्स के अंदर। ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर एवरी बॉडी, प्रत्येक चीज, जो भी चीज है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर चीज किसी अदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी से जरूर अट्रैक्ट होगी। अब आपको कैसे अट्रैक्ट होगी? देखो, ये मार्कर है, ये लो मैंने नीचे गिरा दिया, गिरा के नहीं गिरा? यानी कि अट्रैक्ट हुआ था। ये जो नीचे टेबल रखी है, इस टेबल से अट्रैक्ट हुआ था। सिंपल सी बात है अपने, यानी कि हर बॉडी अट्रैक्ट होगी किसी अदर बॉडी से, किसी दूसरी बॉडी से। इन अदर वर्ड, इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन लॉ, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय अ फोर्स। यानी कि इन ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में हर चीज, प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अट्रैक्ट होगी बाय अ लॉ, बाय अ फोर्स, किसी बल के द्वारा। कि इन अ यूनिवर्स अ बॉडी अट्रैक्ट विद अनदर बॉडी बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी वो बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसको समझने के लिए कैसे न्यूटन ने क्या किया, तो इसको समझने के लिए अपन देखते हैं कि मान लेते हैं अपने पास दो ब्लॉक है, दो बॉडी है, जिसका मास है, एक का m1 मास है और दूसरे का मास है m2। पढ़ी होगी, बचपन से जानते हैं अपन ये चीज कि दो बॉडी ले ली जिसका मास एक का m1 है और एक का मास है m2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल r, और उनके बीच में जो दूरी है वो क्या है? r है। सिंपल है। अब इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं हम F कोई फोर्स लग रहा है। अब न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने क्या कहा कि a body which have placed the distance of r from another body which have mass m2, यानी एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r एंड द फोर्स बिटवीन देम इज स्मॉल r, स्मॉल f। तो न्यूटन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वी कैन से द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैक्टर ऑफ दीज बॉडीज। यानी उन बॉडी के जो द्रव्यमान है, जो मास है, उन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती m1
m2। सिंपल है। दूसरी बात उसने क्या बताई, दूसरी बात उसने कहा द फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर के, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। उसने क्या कहा कि जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब देखिए ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अब इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हम एक साथ करके लिख सकते हैं क्या कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताइए क्या लिख दिया हमने, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल है। अब देखिए ये अपना जो F प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू क्या अपना कांस्टेंट है, समानुपाती नियत वो है चिन्ह, इसको अगर हम हटाएं तो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल है। तो ये हमारा क्या कहा था हमने कि m1 और m2 दो ब्लॉक हैं जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है r है, और अकॉर्डिंग टू गुरुत्वाकर्षण लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, वी कैन से द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ दैट बॉडीज और द फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दीज बॉडीज, यानी उस डिस्टेंस है क्या स्क्वायर, यानी कि m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल है, क्लियर है कहानी। अब देखो यहाँ जो g है, g क्या है अपना, g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि गुरुत्वीय नियतांक, जिसको अपन क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक। किसको कहेंगे हम, कैपिटल G को। G क्या है हमारा, सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G क्या है अपना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम कुछ बातें जो देखने वाले हैं, अब इसको हम हमारा जो ग्रेविटेशनल लॉ है इसको बाद में देखते हैं, लेकिन अब कुछ बातें अपन किसके बारे में देखेंगे, कैपिटल G के बारे में, कि कैपिटल G क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है। समझ रहे हो आप बात को, ये क्या है अपना कैपिटल G है कि अब F इक्वल टू क्या आ गया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास है एक बॉडी का जिसको हमने लिया है, m2 दूसरी बॉडी का मास है, और r क्या है, उन बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस हमने ली है उस बॉडी के बीच में क्या है, ये डिस्टेंस है। अब हम कुछ बातें देखने वाले हैं बच्चों, किसके बारे में, कैपिटल G के बारे में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस कैपिटल G। अब कैपिटल G के बारे में हम क्या क्या बातें देखने वाले हैं, तो देखिए कैपिटल G क्या कहता है हमारा, कैपिटल G आपसे ये कहेगा कि सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सी क्वांटिटीज है। तो नंबर 1, दिस इज अ स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। नंबर 1 क्या है अपनी, ये कौन सी क्वांटिटीज है, कौन सी राशि है, अदिश राशि, यानी कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। सिंपल है। अब अपन इसके यूनिट और डायमेंशन, मात्रक और विमा निकालते हैं। जैसे अपने पास फॉर्मूला था नंबर 2 कि F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F r इक्वल टू m1 m2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए इसकी यूनिट और डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन मीन्स मात्रक व विमा। तो क्या निकलेगी, देखिए G इक्वल टू क्या है, फोर्स, फोर्स मीन्स बल, बल क्या होता है, न्यूटन। M क्या है, R क्या है अपना, डिस्टेंस यानी मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 kg क्या हो गया, kg स्क्वायर। तो ये क्या आ गई इसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। सिंपल है। ये तो किसकी, ये कौन सी यूनिट है इसकी, SI यूनिट। क्या है ये इसकी, SI यूनिट। ये तो हो गई हमारी SI यूनिट। अब हम इसकी अगर CGS यूनिट लिखना चाहें
तो देखो न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन केजी की जगह ग्राम स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट हो गई इसकी भाई? सीजीएस, सीजीएस यूनिट। ये अपने पास ये दो यूनिट आ गई। एक तो अपन ने इसकी क्या ले ली? एसआई यूनिट ले ली, और एक हमने इसकी क्या ले ली बच्चों? सीजीएस यूनिट ले ली। सिंपल है। किसकी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट जी। सिंपल है। ये नंबर थर्ड पॉइंट। अब नंबर फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं कि इसके अंदर इसकी अगर अपन वैल्यू लिखना चाहें, नंबर 4, कि जी की वैल्यू क्या होगी अपने पास। तो जी की वैल्यू के लिए देखिए, सबसे पहले अपन कैपिटल जी की वैल्यू, इसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपके हमेशा काम आने वाली है। इस वैल्यू को आप याद रखिए। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल है। अब देखिए नंबर 5, इसकी डायमेंशन और निकाल, अच्छा डायमेंशन नहीं आ रहा, चलो डायमेंशन और निकाल लेते हैं अपन इसकी, यानी कि बिमा। तो इसकी बिमा क्या होने वाली है? देखिए क्या था, जी इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो देखिए डायमेंशन के लिए क्या करें? न्यूटन मीन्स फोर्स, फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो क्या होगी इसकी कि m1 एक्सेलेरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि L1t-2। ये तो किसकी हो गई हमारी? फोर्स। दूसरा क्या है? मीटर स्क्वायर लेंथ, यानी कि L2 अपॉन केजी मीन्स मास, यानी कि m2। सिंपल है। अब देखिए क्या आने वाली है? m2 m1 आपस में लेस हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, तो क्या आ गया? m-1। L1 L2 क्या हो गए? L3t-2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई आपकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कितनी आई? m-1 L3t-2। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कहीं कोई परेशानी है किसी को बताइए, अगर कहीं दिक्कत है। तो ये हमारी क्या आ गई? इसकी बिमा आ गई। अब बिमा के बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें, हमारा नंबर 6। ये बातें किसके बारे में चल रही है हमारी? कैपिटल जी के बारे में, यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में, सार्वत्रिक नियतांक के बारे में। नंबर 6 हमारे पास क्या थी कि जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1। देखो यहाँ एक कंडीशंस रख रहे हैं अपन कि लेट इफ r इक्वल्स टू 1 मीटर एंड m1 एंड m2 इक्वल्स टू 1 kg, देन वी हैव g इक्वल्स टू f। आना है नहीं आना? बताइए। R1 हो गया, m1 m2 1 हो गया, यानी g इक्वल्स टू f हो गया। तो अब यहाँ कंडीशन क्या बनी? कंडीशन क्या बनी कि यदि जो हम द्रव्यमान ले रहे हैं, पहले हिंदी में सुन लीजिए, कि यदि एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित हैं, तो उन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है F इक्वल होगा उसके सार्वत्रिक नियतांक, यानी कि उसके कैपिटल G के बराबर होता है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? या अब इसको इंग्लिश में अपन कैसा कह सकते हैं कि इफ वी अगर हम क्या करें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज यूनिट एंड द distance between them is also unit, then the attraction force also equal the gravitational constant। यानी कि अगर इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट सार्वत्रिक नियतांक के बराबर होता है। ये हमारी कितने पॉइंट हुए? 6 पॉइंट हो गए अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक के बारे में हमने 6 पॉइंट देखे। अब देखो इसको और हम थोड़ा सा और आगे लेके चलें, तो आगे लेने के लिए क्या कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नंबर 7, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान ताप
द्रव्यमान यानी कि टेम्परेचर, मास आदि पर डिपेंड नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वीय स्थिरांक ये जो सार्वत्रिक नियतांक है इसका मान ताप और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहें कि देखो इसकी वैल्यू किस में भाई, माइनस में है कि नहीं है। यानी कि नंबर 8 कि G इज वेरी 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 लेस, यानी कि G का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसे प्रयोगशाला में क्रिएट नहीं किया जा सकता है, प्रयोगशाला में मापन नहीं किया जा सकता है कि द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज वेरी लो, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी कैलकुलेट इन अ लैब। इसे किसी भी प्रयोगशाला में अपन इसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? सिंपल है बात। अब देखिए इसको अपन आगे लेकर चलें कि कितने पॉइंट हो गए अपने टोटल, 8 पॉइंट। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, यानी कि सार्वत्रिक नियतांक के बारे में अपने पास ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। सिंपल है बात, तो इसको आप नोट कीजिए, आगे की कहानी अपन देखते हैं। ठीक है भाई। देखिए अब हम बात करेंगे, ये हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट को देखा था, सेम टू सेम हम हमारा ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नंबर 1 वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म में कि ये वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं कि अपन को मालूम है F बराबर क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमने क्या कहा, दो मास है m1 और ये m2, हमारे दो ब्लॉक है जिनके बीच में डिस्टेंस है हमारी r। ठीक है, अब हम इसके बारे में फोर्स की बात करेंगे कि किस पे क्या फोर्स लगने वाला है। तो देखिए अपन को मालूम है, जैसे कि हम वेक्टर हमने पढ़ा है, जानते हैं कि 1 से 2 पर और 2 से 1 पर फोर्स लगता है। तो ये हमारा हो गया F12 एंड दिस इज अवर F21। सिंपल है। अब देखो F12 क्या है और F21 क्या होता है अपना, कि F12 वेक्टर इज फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, एंड F21 इज की फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। समझ लो हमने क्या लिखा है ये कि F12 क्या होता है, F12 इज फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, यानी जो F12 है हमारा पहली द्रव्यमान वाली जो वस्तु है, यानी पहली बॉडी पर लगने वाला जो बल है, किसके कारण, दूसरी बॉडी के कारण। कि F12 क्या है कि वैसा F12 है M1 पर लगने वाला बल, किसके कारण, M2 के कारण। F21 क्या है, M2 पर लगने वाला बल है, किसके कारण, M1 के कारण। समझ रहे हो, F1 और M21 की जो कहानी है क्या होती है कि F12 क्या होता है अपना, M1 पर लगने वाला बल, किसके कारण, M2 के कारण। और F21 क्या है अपना, कि M2 पर लगने वाला बल किसके कारण, M1 के कारण। क्लियर है कहानी। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। अपन को मालूम है कि अगर अपन कहें कि F वेक्टर है इक्वल टू F21 इन मैग्नीट्यूड, यानी जो इनका परिमाण है, परिमाण क्या होगा इनका, हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन परिमाण बराबर, लेकिन डायरेक्शन कैसी है भाई साहब, अपोजिट, यानी कि F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, डायरेक्शन कैसी है इनकी, अपोजिट है। लेकिन अगर इसको अपन परिमाण में लें तो परिमाण कैसा रहेगा इनका, परिमाण समान, क्योंकि मोड लगा देते हैं, मोड में हमारा माइनस आ ही नहीं सकता, तो परिमाण तो सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज बॉडीज, यानी कि जो इन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स विच इज अप्लाइड इन दैट बॉडीज विच इज इक्वल एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट। सिंपल है।
अब अपन ये कहें कि अगर इसका अगर अपन को टोटल निकालें कि अगर जैसे कि टोटल देखिए कि F12 इसको इधर लाएंगे प्लस F21 वेक्टर इज 0, यानी कि F नेट फोर्स क्या होगा आपका 0, नेट फोर्स क्या होने वाला है आपका 0। कारण क्या है, क्योंकि दो फोर्स जो हम अब बात कर रहे हैं उन दोनों फोर्सों के डायरेक्शन अपोजिट है और उनका मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनका नेट फोर्स 0 होने। और जैसे कि हमने पिछली क्लासों में जो अपन ने संतुलन वाली अवस्था बैलेंस कंडीशन अपन ने देखी थी, वहां हमने बताया था अगर डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है अपोजिट है तो जो आपका नेट फोर्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट, देन द नेट फोर्स ऑल्सो या ऑलवेज 0। सिंपल है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम पर लगने वाला कुल फोर्स है, कुल बल है, नेट फोर्स है, क्या है 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, यानी कि जो सिस्टम का रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग कैसा रहेगा संरक्षित रहता है। कब, जब नेट फोर्स क्या है आपका 0 है। सिंपल है, समझो नहीं समझ रहे। तो ये अपन ने क्या देखा, वेक्टर फॉर्म में देखा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स को, फिर इसके बाद हमने F1 F2 को देखा। F1 F2 क्या होता है, F12 क्या है और F21 क्या है। F12 क्या होता है, M1 द्रव्यमान के पिंड पर M2 के कारण लगने वाला बल, और F21 क्या है, M2 द्रव्यमान के पिंड पर M1 के कारण लगने वाला बल। इसके बाद अपन ने इनका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर डायरेक्शन देखी, और फिर इन पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होता है अपन ने उसके बारे में जाना। सिंपल है। अब अपन एक चीज और देखें कि अगर सिस्टम के अंदर कई सारे बल अप्लाई हो रहे हैं, कि जैसे कई सारे बल का मतलब क्या, हम कहें F1 F2 F3 F4 F5, कई सारे बल अप्लाई हो रहे हैं एक ही सिस्टम के अंदर। कैसे, हम मान लेते हैं ये एक M1 पिंड है, M1 मास का, और इस पर एक कई सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। इसका मास है हमारा M1 और ये कई सारे फोर्स इस पर अप्लाई। अब इन फोर्स को अपन नाम ले लेते हैं कि इस पिंड का है, ये तो M1 मास है, ये M2 मास का पिंड है, ये M3 मास का पिंड है, ये M4 है, ये हमारा M5 है, और इन पर लगने वाले जो बल है हम मान लेते हैं ये F2 फोर्स, दैट इज F1 फोर्स, दैट इज F3 फोर्स, एंड दैट इज F4, एंड लास्ट इज F5। और अब ये जो हमारा लास्ट है कि ऐसे प्रकार मान लेते हैं इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम के अंदर N बॉडी है, और उस N बॉडी पर लगने वाला फोर्स है Fn, और उस बॉडी का मास है हमारा Mn। सिंपल है कहानी। यानी ये इस प्रकार से सिस्टम बनाया हमने। इस सिस्टम में कई सारी बॉडियां हैं, इन सब बॉडियों को जैसे M1 M2 इन सब के मास है, और इन सब बॉडियों पर लगने वाला जो फोर्स है हमारा, वो फोर्स क्या है F1 F2 F3, और N बॉडीज के लिए फोर्स हो गया हमारा Fn। अब हम कहें कि इस पर नेट फोर्स अगर हमको निकालना है तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि द सम ऑफ ऑल फोर्सेज वेक्टर, कि द एडिशन ऑफ ऑल फोर्स, वेक्टर एडिशन मीन्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी इन सब का टोटल किसके बराबर होने वाला है, हमारा F वेक्टर के बराबर होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं द वेक्टर सम ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन ड्यू टू द रिमेनिंग पार्टिकल दैट इज नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ये हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम भी है। यानी कि क्या हुआ कि निकाय पर, सिस्टम पर लगने वाले जितने भी बल हैं उन सभी बलों का सदिश योग बल के परिमाण के बराबर होगा। सिंपल है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। ठीक है, ये देखिए, ये जो जनरल बातें थी बेटा अपने ग्रेविटेशनल के बारे में कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कहाँ से ये निकल के आया, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके बारे में जो भी बातें थी। फिर इसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए। अब ग्रेविटेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन की आज से हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, इसके पहले पूरा ग्रेविटेशन लेंगे, उसके बाद ही दूसरा टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए और घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए। और क्योंकि अभी गवर्नमेंट के आदेश आए हैं, पता नहीं है अपनी क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज कब तक चलें, कोई पता नहीं है। तो इसलिए आप इस अपनी ये ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू रहेंगी, तो आप इसको घर पर बैठकर रिवाइज भी करते रहें। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कई स्टूडेंट हैं, कई इनको देख नहीं रहे हैं, सिर्फ जर्नली 2-5 मिनट के लिए देख लेते हैं और उसको फिर उनको दिक्कत आती है समझने की। तो आप जब तक इनको पूरा नहीं देखोगे, आपके समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, और समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमें बताइए, मुझे मैसेज कर सकते हो आप। मैंने लिंक या नीचे दे रखी है अपनी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी समस्या हो किसी प्रकार के स्टूडेंट, कहीं भी कैसी समस्या हो, मैं बैठा हूँ, मुझे बताइए। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो भी बताइए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके बाद हम ये ग्रेविटेशनल को और आगे लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, घर पर रखिए, ठीक है बच्चों।